जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहले एक मोटिवेशनल थॉट से। जीत और हार होना सोचने वाले पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर मन से अगर आप हार गए तो आप फिर आपको कोई जीत दिला ही नहीं सकता। और अगर आप मन से जीते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो मन से जितना ज़्यादा पॉजिटिव आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो है चीज़ें अच्छी होंगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो बाकी पॉजिटिव सोचिएगा, बहुत अच्छा होगा। एमटीएस के एग्ज़ाम में धुआं भरेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? लाइफ ऑफ क्राइस्ट, किसान कन्या, विवाह या आलमारा? तो बताइएगा कि भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, सही आंसर हो जाएगा किसान कन्या। क्या हो जाएगा? किसान कन्या जो थी वो भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। लाइफ ऑफ क्राइस्ट जो थी वो भारत में, लिख लीजिएगा सारे प्रश्न, भारत में प्रसारित होने वाली प्रथम विदेशी फिल्म, प्रथम विदेशी फिल्म, ठीक है, याद रखिएगा। विवाह भारत में इंटरनेट पर प्रसारित होने वाली प्रथम फिल्म, ठीक है, 2006 में आई थी, शाहिद कपूर की थी। आलम आरा भारत की पहली बोलती हुई फिल्म, ठीक है, बोलती हुई फिल्म, ठीक है। अच्छा, भारत की पहली फिल्म, भारत की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। देखिएगा एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन रहे हैं, तो आप लोग सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भारत की पहली 3D फिल्म, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा फिल्म से। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? तो माई डियर कुट्टी चालन। कौन सी थी? माई डियर कुट्टी चालन, ठीक है। तो यह भारत की कैसी थी? पहली 3D फिल्म थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, माई डियर कुट्टी चालन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मटकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश, ढीमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश, दुम्हाल लोक नृत्य जम्मू कश्मीर और सैला लोक नृत्य गुजरात। तो बताइएगा इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है वह सुमेलित नहीं है। अच्छा, अगर नहीं सुमेलित है तो वो किस राज्य से संबंधित है ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो यह भी बताइएगा वह किस राज्य से संबंधित है। तो देखिएगा, मटकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ढीमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर और कौन सा होता है? तो कुचिपुड़ी होता है, ठीक है। दुम्हल लोक नृत्य, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और जो सेला है यह गुजरात में नहीं होता है। कहाँ पर होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। कब होता है? छत्तीसगढ़ में। और कब? तो नवंबर दिसंबर के महीने में। कब होता है? नवंबर दिसंबर माह में, ठीक है। हिंदी का अगर महीना देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? अगहन। कौन सा? अगहन माह। और इसमें लड़कों के द्वारा डांस किया जाता है, ठीक है। लड़कों के द्वारा फसल काटने के बाद यह नृत्य जो होता है वो किया जाता है। कौन सा? सैला नृत्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। गुजरात की जगह कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा।
काका कालेकर, सुकुमार सेन, पिनाकी चंद्र घोष, हीरालाल जे कानिया। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो देखिएगा भारत में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेकर ने की थी और पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन कब हुआ था तो 1953 में। कब हुआ था 1953 में। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे सुकुमार सेन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे तो पिनाकी चंद्र घोष थे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के तो हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे हीरालाल जे कानिया थे, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर, मतलब जीवी मावलंकर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो आप बताइएगा। दूसरी चीज़ देखिएगा, वो आपको जो है ना लव अफेयर्स में फंसाएंगी, लेकिन आपको करंट अफेयर्स में फंसना है। लव अफेयर्स में फंसे तो फिर बर्बाद होना है। अब करंट अफेयर्स में फंसे तो वही तुम्हारे पास दौड़ के आएंगी। ठीक है, फिर चाहे तुम उनको रोज़ देना, चॉकलेट डे बनाना, वैलेंटाइन डे बनाना, कोई भी डे बनाना, चाहे स्लैब डे बनाना। ठीक है, लेकिन अभी करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, लव अफेयर्स पे बाद में ध्यान दे देना। ठीक है भैया, तो सही आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज जो हैं वह किस खेल से जुड़े हैं, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा कि विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज जो हैं वो किस खेल से जुड़े हैं तो लॉन टेनिस से। किससे जुड़े हुए हैं तो लॉन टेनिस जो होता है इससे जुड़े हुए हैं। कौन? विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज जो हैं वह किससे जुड़े हुए हैं तो लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं। देखिएगा ये 2020 में एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, CHSL का प्रश्न है तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है, बताइएगा। APJ अब्दुल कलाम, मोरारजी देसाई, भीमराव अंबेडकर या फिर सरोजनी नायडू। देखिएगा इसकी PDF जो है आप लोगों को हमारे @selection mentor नाम का टेलीग्राम ग्रुप है इसमें मिल जाएगी। और सभी लोग जो है इसकी PDF जो है विद आंसर वहाँ मिलेगी, तो सभी लोग जो चैनल से हैं जुड़ जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा जल्दी से। तो सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू ने क्या है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है। अच्छा, इन्होंने एक और लिखी है ब्रोकन विंग्स। कौन सी लिखी है? ब्रोकन विंग्स। और सरोजनी नायडू क्या थी तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। अच्छा, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, तो APJ अब्दुल कलाम जी ने तो बहुत सारी लिखी हैं। ठीक है, बता दीजिएगा। विंग्स ऑफ फायर है, इनकी आत्मकथा कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर है। ठीक है, और इनकी कौन सी है? माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स टू एक्शन, इनकी है साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। और कौन सी है? साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ये भी याद रखिएगा। मोरारजी देसाई की कौन सी है तो नेचर क्योर है। कौन सी है भैया? नेचर क्योर है। और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भी बहुत सारी लिखी गई हैं। इन्होंने एक लिखी थी एनहिलेशन ऑफ कास्ट। कौन सी लिखी थी? एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, और इनके द्वारा द पाली ग्रामर, क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली थी और ये बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, इनके द्वारा ही लिखी गई थी अ पीपल एट बे। ठीक है,
बहुत सारी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1526, 1527, 1516 या 1517? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, इब्राहिम लोदी जो है वह अपने पिता की जगह पर, ठीक है, पिता के स्थान पर गद्दी पर बैठता है कब? तो 1517 ईस्वी में। कब बैठता है? 1517 ईस्वी में, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद में एक चीज़ और बताइएगा आप लोग, इब्राहिम लोदी, इसकी मृत्यु कब होती है? तो 1526 में। किसके द्वारा? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और इसी युद्ध के बाद क्या होता है? मुगल वंश की नींव रखी जाती है। मुगल वंश की नींव रखी जाती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सिकंदर लोदी, इसने क्या किया था? आगरा शहर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? आगरा शहर की स्थापना की। और कब? तो 1504 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। सातवां प्रश्न है कि भारतीय वैधानिक आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा। डेनियल रेडक्लिफ, लॉर्ड इरविन, जॉन साइमन, चेम्सफोर्ड। तो देखिएगा, जो भारतीय वैधानिक आयोग था, जिसको हम लोग क्या कहते थे? साइमन कमीशन भी कहते थे। क्या कहते थे? साइमन कमीशन भी कहते थे। और यह कब आया था? तो 1928 में। साइमन कमीशन कब आया भारत में? 1928 में आया था। जब 1928 में कहाँ भारत आया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सर जॉन साइमन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। इसको क्या कहा गया था? श्वेत कमीशन भी कहा गया था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। और इसके विरोध में, इसके विरोध में लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, ठीक है। जिसके बाद उनकी क्या हो गई थी? उनके ऊपर लाठियों से प्रहार किया गया था, जिसके बाद उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, और किस राज्य में समान नागरिक संहिता जो है वह लागू है, ये भी बताइएगा आप लोग। जल्दी से बताइएगा, किस राज्य में जो है वह समान नागरिक संहिता लागू है? तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 44। और एकमात्र राज्य जहां समान नागरिक संहिता लागू है वो कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा है भैया? गोवा है, ठीक है। अनुच्छेद 43 में क्या है? तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी। श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है, किस में है? तो अनुच्छेद 43 में है। 45 में क्या है? कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। अब अनुच्छेद 46 में, मतलब 46 में क्या है? तो राज्य विशेष सावधानी के साथ, लिख लीजिएगा, राज्य विशेष सावधानी के साथ, और भैया वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। राज्य विशेष सावधानी के साथ शैक्षिक और आर्थिक हितों को, शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
नवा प्रश्न है कि मलीमत समिति रिपोर्ट का संबंध किससे है, बताइएगा जल्दी से। मलीमत जो समिति रिपोर्ट है इसका संबंध किससे है? चीनी उद्योग के पूर्ण नियंत्रण से, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना से, या फिर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने से, बताइएगा। तो देखिएगा जो मलीमत समिति जो थी ये आई कब थी? तो देखिएगा 2003 में। कब? 2003 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वह प्रस्तुत की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से। किससे संबंधित थी? अपराध जांच और सजा पर इसने सिफारिशें की थी। ठीक है, इसमें क्या था कि झूठे पंजीकरण की कड़ी सजा, आपराधिक मामलों में जमा किए गए सबूतों की कड़ी जांच और एक अदालत के सबूत के रूप में अधीक्षक स्तर पर के अधिकारी के सामने किए गए इकबालिया बयान पर विचार करना शामिल है। ठीक है, और यह एसएससी सीजीएल 2019 का प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा। चीनी उद्योग के पूर्ण नियंत्रण पर 2012 में, ठीक है, कौन सी समिति गठित हुई थी? तो रंगराजन। कौन सी समिति? तो रंगराजन समिति गठित हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए 1990 में कौन सा? सरकारिया आयोग या सरकारिया समिति का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग। और सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल के लिए, ठीक है, उनके मूल्यांकन के लिए, उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सरकार की क्षमता में निर्माण और सुधार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो विजय केलकर। जिस इन्हीं के मॉडल पर कौन सी नई शिक्षा नीति जो है वह इन्हीं की सिफारिश पर आधारित है, विजय केलकर समिति। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि महासागर ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में ओईटीसी में टी का अर्थ है, बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्वारीय, तापीय, तकनीकी या ऊष्मा प्रवेशिकी, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है कि महासागरीय, ओशी मतलब ओशियन, महासागरीय, ई से एनर्जी, क्या हो जाएगा? तापी, मतलब ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, OTEC है। ठीक है, ये OTEC है, तो महासागरीय लिख लीजिएगा, तापीय, ऊर्जा, ठीक है, रूपांतरण, ये इसका क्या होता है पूरा अर्थ होता है। तो टी का अर्थ क्या हो जाएगा आप लोगों का? टी से मतलब क्या हो जाएगा? थर्मल। ठीक है, तो तापीय हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता है, बताइएगा। तो देखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर है, प्रयागराज है, लखनऊ नहीं है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। अब आप लोग बताइएगा आगरा शहर किस नदी के किनारे है? ठीक है, इसके बाद में आप लोग बताइएगा सूरत किस नदी के तट पर है? हैदराबाद किस नदी के तट पर है? उज्जैन किस नदी के तट पर है? बताइएगा जल्दी से। आगरा, सूरत, हैदराबाद, उज्जैन, तो आगरा किस नदी के हो जाएगा? यमुना, सूरत ताप्ती, हैदराबाद मूसी, उज्जैन क्षिप्रा। ठीक है, याद रखिएगा। नासिक किस नदी के तट पर है? ये भी आप लोग बताइएगा। नासिक जो है वह किस नदी के तट पर है? तो नासिक आप लोगों का कौन सी नदी के तट पर हो जाएगा? तो गोदावरी। ठीक है, चलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा वीडियो को भैया शेयर कर दीजिएगा एक बार आप लोग ईमानदारी से। 12वां प्रश्न है कि मेथेन बांध कहाँ स्थित है, बताइएगा। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या जम्मू कश्मीर। तो देखिएगा मेथेन बांध जो है वो कहाँ पर है? बराकर नदी पर है। कहाँ पर है? बराकर नदी पर। कहाँ पर है? झारखंड के अंदर स्थित है। कहाँ पर? झारखंड के अंदर स्थित है। ठीक है,
आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो नागार्जुन, एक सेकेंड, नागार्जुन सागर बांध है। और यह किस नदी के ऊपर है? तो कृष्णा नदी के ऊपर है। ठीक है, किस नदी के ऊपर? कृष्णा नदी के ऊपर है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कौन सा बांध है? तो फरक्का बांध है। कौन से? फरक्का बांध है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में बगलिहार बांध है। कौन सा है? बगलिहार बांध है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? तो हुंडरू जलप्रपात है। क्या है? हुंडरू जलप्रपात है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है रांची, और जो कि कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। किसके? कर्क रेखा के निकट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा या मणिपुर? बताइएगा। तो देखिएगा, भूसी झील जो है वो भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर और कौन सी झील है? तो उपवन झील है। कौन सी है? उपवन झील है। पवई झील है। लोनार झील है। कौन सी है? लोनार झील है। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान में कौन सी झील है? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो राजस्थान में पिछौला झील है। कौन सी है? पिछौला झील है। ठीक है, और बताइएगा। फतेह सागर है। ठीक है, सांभर है। हरियाणा में कौन सी है? बताइएगा जल्दी से। हरियाणा की झील, मणिपुर में लोकटक झील है। चलिएगा, हरियाणा की आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, मैं बता दे रहा हूँ। हरियाणा के चंडीगढ़ में कौन सी है? सुखना झील है। कौन सी है? सुखना झील है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि बंकापुर मयूर अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? बताइएगा कि बंकापुर मयूर अभ्यारण्य जो है वह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार या मेघालय में? तो देखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, बंकापुर मयूर अभ्यारण्य जो है वह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अच्छा, कर्नाटक में ही क्या है? तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, उड़ीसा में क्या है? बताइएगा जल्दी से। तो उड़ीसा में है मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य। क्या है? मयूरभंज। यहीं पर क्या है? सिमलीपाल है, नेशनल पार्क। ठीक है, बिहार में क्या है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भी कहते हैं इसको, टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, मेघालय में क्या है? जल्दी से बताइएगा। मेघालय का बताइएगा। तो देखिएगा, मेघालय के अंदर जो है वो आपका आता है बाघमारा। ये जरूर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा भी गया है कि बाघमारा घड़ा संयंत्र कहाँ पर है। एसएससी सीजीएल में 2021 में ही पूछा गया है। बाघमारा घड़ा संयंत्र अभ्यारण्य, सुने भी पहली बार हो गए। ठीक है, बाघमारा घड़ा संयंत्र अभ्यारण्य जो है वह मेघालय में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एक इस अभ्यारण्य का नाम जो था ना, दुर्लभ कीट बच्ची था, पिचर प्लांट के नाम पर रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? केंद्र सरकार, स्टेट बैंक के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा? तो देखिएगा, भारत में मौद्रिक नीति जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, चलिए, आरबीआई की स्थापना किसके? तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, कब होती है? 1935 में। प्रथम गवर्नर कौन होते हैं? ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, प्रथम मुख्यालय कहाँ होता है? कलकत्ता होता है। वर्तमान कहाँ पर है? तो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, अच्छा, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इनको भी याद रखिएगा आप लोग इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम क्या है? अभय घाट, उदय भूमि, महाप्रयाण घाट या फिर आपका समता स्थल? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखिएगा, सारे प्रश्न जो होते हैं वो आप लोगों से किसी ना किसी एग्जाम के पूछे हुए हैं, तो वही मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अभय घाट जो है वो किसका है? मोरारजी देसाई का। किसका है? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। उदय भूमि जो है वो किसका है? जल्दी से बताइएगा। तो के.आर. नारायणन का है। के.आर. नारायणन का है। राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समता स्थल जो है वो जगजीवन राम का है। किसका है? जगजीवन राम का है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा किसान घाट किसका है? तो किसका हो जाएगा किसान घाट? चौधरी चरण सिंह का है। किसका है? चौधरी चरण सिंह का है। ठीक है, शक्ति स्थल किसका है? तो इंदिरा गांधी का है। किसका है भैया? इंदिरा गांधी का है। ठीक है, और बताइएगा वीर भूमि किसकी है? राजीव गांधी की है। कौन है भैया? राजीव गांधी है। ठीक है, सदैव अटल किसकी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ठाकुर भीकम सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बीड़ा, संतूर, मृदंग या फिर पखावज? बताइएगा कि वह कौन सा वाद्य यंत्र जो थे उसको बजाते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? मृदंग। क्या हो जाएगा? मृदंग वादक थे। ठीक है, अच्छा, इनके अलावा और कौन है? तो याद रख लीजिएगा, मृदंग वादक पालधार। एक सेकंड रुक जाइएगा, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और इनके साथ में कौन है? तो पालधार रघु हैं। कौन है? पालधार रघु हैं। ठीक है, जगदीश सिंह हैं। कौन है? जगदीश सिंह हैं। अच्छा, बीणा वादक कौन है? तो देखिएगा, एस बालचंद्रन है। कौन है? एस बालचंद्रन है। और कौन है बीणा वादक? तो बदरुद्दीन डागर हैं। कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन डागर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। संतूर वादक कौन है? तो भजन सोपारी हैं। कौन है? भजन सोपारी हैं। शिव कुमार शर्मा हैं। पखावज कौन बजाता है? तो गोपाल दास बजाते हैं। कौन बजाते हैं? गोपाल दास। छत्रपति सिंह। ठीक है, ये क्या है? पखावज बजाते हैं। याद रखिएगा, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बी.एस. नायपाल को
साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? देखिएगा, ये भारतीय मूल के हैं जिनका नाम क्या है, BS नायपॉल। इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2001 में दिया गया। कब? 2001 में दिया गया था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1913 में किसको दिया गया था? पहली बार किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। और किसके लिए? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका? साहित्य का। पुस्तक कौन सी थी? तो गीतांजलि थी। कौन सी थी? गीतांजलि पुस्तक थी, याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा 1983 में किसको मिलता है? तो 1983 में एस चंद्रशेखर को मिलता है। ये भारतीय मूल के थे, ठीक है। इन्होंने भौतिक विज्ञान में इनको मिला था। किसके लिए? भौतिकी के लिए। चंद्रशेखर सीमा इन्होंने खोजी थी, उसके लिए। 2014 में किसको दिया गया था? तो मलाला यूसुफजई के साथ। किसको? तो कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? बता दीजिएगा जल्दी से, बड़ा इजी प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। और 20वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है? तो देखिएगा, विश्व विरासत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है भैया? 18 अप्रैल को। अब देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा के अंदर है। कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर। अब देखिएगा, एक लाइन में लिख लीजिएगा, जिनेवा के अंदर जितने भी मुख्यालय हैं। किसका है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का है। और यहाँ पर किसका है बताइएगा? और विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, ठीक है। और किसका है? विश्व व्यापार संगठन का है, विश्व व्यापार संगठन का है, ठीक है। और किसका है यहाँ पर? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, पहले कुछ महत्वपूर्ण फरवरी माह के दिवस हैं, इनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर ना दिख रहा है तो जूम करे दे रहे हैं, शायद दिख रहे होंगे। 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। फिर 4 फरवरी को ही श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन डे मनाया जाता है। और 12 ही फरवरी को अब्राहम लिंकन का जन्मदिन मनाया जाता है। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। और इनमें वो मत ले आना अपने लव अफेयर्स वाले कि वो हक डे मनाया जाता है, किस डे मनाया जाता है, ठीक है। फिर आ जाओ, 18 फरवरी को ताज महोत्सव। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 फरवरी को विश्व सतत ऊर्जा दिवस। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है उसको मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिएगा, कुछ प्रश्न जो है आप लोगों से होमवर्क के लिए हैं। कल देखिएगा, समीक्षा ने प्रश्न जो थे उनके आंसर सही दिए थे। इसके साथ में अखिलेश ने एक प्रश्न का आंसर सही दिया था। बाकी भैया जितने लोग देखते हैं, कोशिश करिए आप लोग आंसर सर्च करिए, उनको दीजिएगा। अगर आप लोग आंसर देंगे ना तो उसमें आपकी ही तैयारी अच्छी होगी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग खुद समझ सकते हैं चीज़ों को, लेकिन आप लोग जो है ना इतना पीछे रहते हैं, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि आंसर पूछ लिए हैं या कौन सी ऐसी आफत पूछ ली है आपसे, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिएगा, सबसे पहला है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग निदान केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग निदान केंद्र कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है। इसके साथ में आप लोगों को बताना है
कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। दो ही प्रश्न हैं आज। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, इन दोनों प्रश्न के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म हो जाने के बाद में बताना है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा भैया। टेलीग्राम चैनल है @SelectionMentor। इससे आप जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक पॉजिटिव कमेंट भी करिएगा, तो आपके कमेंट से जो है हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम थोड़ा और अच्छा आपके लिए कर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा, एक अच्छी सी पॉजिटिव आप लोग रिव्यू दीजिएगा। दूसरी चीज़, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।